प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं में पुस्तक क्षितिज से प्रेमचंद जी के फटे जूते पाठ है जो उसे करेंगे। यह एक व्यंग्यात्मक लेख है। हरिशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं कि हरिशंकर प्रसाद जी ने साहित्य में अपना क्या योगदान दिया। सबसे पहले उनका जन्म था जो वो 1922 में हुआ था। उन्होंने एमए हिंदी किया हुआ था और आजीविका के लिए मतलब वो अपने घर के उसको खर्चे चलाने के लिए नौकरी भी करते थे, अध्यापन कार्य करते थे। और उन्होंने वसुधा नामक एक पत्रिका निकाली थी जो जबलपुर से निकली थी, मध्य प्रदेश से। और 1995 में उनका स्वर्गवास हो गया था। कुछ उनकी मुख्य रचनाएं हैं जो बहुत ही फेमस रही हैं। रानी नागफनी की कहानी, और तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सदाचार का तावीज और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सारे के सारे उनके लेख थे। कुछ इसमें व्यंग्यात्मक लेख हैं और कुछ कहानियां हैं। तो सभी बहुत ही अच्छे सुंदर वो हैं लेख हैं जिनको पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। तो ये प्रेमचंद जी के फटे जूते हैं जो उन्हें एक व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा हुआ लेख है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जानते हैं कि इस लेख में उन्होंने क्या अपना वर्णन किया है, किस बारे में बताया है। तो प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध है जो वो परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो हरिशंकर प्रसाद जी थे उन्होंने प्रेमचंद की सादगी दिखाने के लिए और आज के ज़माने में जो दिखावा है और स्वार्थ है उसको दिखाने के लिए ये लेख निबंध है जो लिखा हुआ है। तो हम इसका व्यंग्य का सार करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें से जितने भी मुख्य टॉपिक हैं वो सारे के सारे निकाल करके उनके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले है प्रेमचंद के व्यक्तित्व। लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी दोनों का फोटो देख रहे हैं। इसमें प्रेमचंद जी ने कुर्ता, धोती और मोटे कपड़े की टोपी पहन रखी है। चिपकी कनपटी पर गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। घनी मूछों के कारण चेहरा भरा भरा लगता है। पैरों में बेढंगेपन से बंधे जूते हैं। दोनों जूतों में बाएं पैर के जूते में एक बड़े से छेद में से अंगुली बाहर निकली हुई है। वे फोटो में भी वैसे ही हैं जैसे वे वास्तव में हैं। फोटो में भी कोई बनावटीपन नहीं है। मतलब यह हुआ कि वो जैसे रियल लाइफ में थे वैसे ही वो फ़ोटो में थी, जबकि हम जो रियल लाइफ में होते हैं फ़ोटो में वैसे नहीं होते हैं। फ़ोटो में हम अपने आप को चमका चमको कर अच्छे तरीके से अपने बालों को बना करके, कपड़े अच्छे वाले पहन करके फिर हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया हुआ है। आगे देखते हैं लेखक की दृष्टि का अटकना। दूसरा टॉपिक है हमारा, लेखक की दृष्टि कहाँ अटक गई फोटो को देखते देखते। लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के फटे जूतों में अटक गई। वह सोचता है कि फोटो में फटे जूते पहनते समय प्रेमचंद को तनिक भी लज्जा, संकोच एवं झेप नहीं हुई। लेखक कहता है कि प्रेमचंद के फोटो के चेहरे और वास्तविक जीवन के चेहरे में कोई अंतर नहीं है। फोटो में भी उनके चेहरे में बेपरवाही और विश्वास भरा हुआ है। फोटोग्राफर के कहने पर बड़ी कठिनाई से मुस्कान लाने का प्रयास किया होगा, फिर भी चेहरे पर विचित्र और अधूरी मुस्कान आई। इस मुस्कान में भी उपहास और व्यंग्य। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो उनका चेहरा है उस पर मुस्कान बड़ी मुश्किल से लाई गई है, क्योंकि जो प्रेमचंद जी थे उनका जीवन बड़े अभाव में बीता है, बड़ी ही गरीबी में रहा है। और उन्होंने कभी भी अपने लेखन कार्य में से एक कमाने का जरिया नहीं सोचा। उन्होंने समाज के बारे में लिखने का पूरा भरपूर प्रयास किया है। आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि इस मुस्कान में भी उपहास और व्यंग्य है। जो थोड़ी सी मुस्कान है उसमें भी उपहास और व्यंग्य है। दूसरे शब्दों में प्रेमचंद का जीवन बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजरा था, फिर भी वे
हंसते थे। कहने का मतलब है इतनी कठिनाइयाँ जीवन में होने के बाद भी उनके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी वह भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दुखों के आने से, अभावों के रहने से हमारी मुस्कान है जो वो भी चली जाती है। आगे देखिए, मांगने की आदत पर व्यंग। इसमें अगला टॉपिक है कि वो मांगने की जो आदत थी उस पर भी व्यंग्य किया है। प्रेमचंद संकोची स्वभाव के थे, मतलब वो किसी से अपनी बात खुलकर नहीं कहते थे और फोटो का महत्व नहीं जानते थे। क्या फोटो की वैल्यू है उन्हें नहीं पता था। अन्यथा फोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से मांग लेते, क्योंकि उनका जूता टूटा हुआ था। तो कवि जो लेखक है वो कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए तो वो जूता भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोग तो मांगे हुए कोट से वर करते हैं और मोटर मांग कर बारात निकालते हैं। कहते हैं कि जब लड़का है शादी ब्याह करता है तो कई बार तो लड़का दूसरे का पेंट कोट पहन करके अपना आराम से अपने रिश्ते करवा लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी अपने जूते हैं जो वो वही रखे जिनके अंदर छेद था। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कई बार फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी औरत को फ़ोटो ले और साइड में खड़े हुए फ़ोटो खिंचवा ली, किसी को क्या पता ये उसकी बीवी है या नहीं है। तो ये व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पर हमारे समाज पर कि लोग इस हद तक भी जा सकते हैं फ़ोटो को सुंदर दिखाने के लिए, लेकिन प्रेमचंद जी ने ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो जैसे वास्तव में थे वैसे ही वो फ़ोटो में दिखाई दे रहे थे। लेकिन प्रेमचंद अपने संकोची स्वभाव के कारण जूते तक नहीं मांग सके, और तो क्या कुछ मांग सकते थे, वो जूते भी नहीं मांग सके। लेखक लोगों की प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि लोग तो इत्र लगा करके, मतलब परफ्यूम लगा लगा करके फ़ोटो खिंचवाते हैं। ऐसे लगते जैसे फ़ोटो खिंचवाने में परफ्यूम लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं हमारे समाज पर, आज की युवा पीढ़ी पर। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति फ़ोटो खिंचवाने जा रहा है, अगर वो इत्र का प्रयोग ना करे तो भी चल जाएगा, मतलब परफ्यूम ना लगाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि फ़ोटो में से खुशबू तो आएगी नहीं। तो वो हमारे समाज के उन लोगों पर कमेंट कर रहे हैं जो लोग फ़ोटो खिंचवाने से पहले भर भर कर परफ्यूम लगाते हैं। आगे देखिए, जूते का महत्व क्या है। टोपी की अपेक्षा जूते सदा कीमती रहे हैं। अब तो जूते का मूल्य और भी बढ़ गया है। एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। प्रेमचंद जी का महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि कहलाते हैं, लेकिन उनकी इतनी भी सामर्थ्य न थी कि जूता खरीद सके। यह कितनी बड़ी विडंबना थी। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो जूता है ना वो हमेशा टोपी से कीमती रहा है, और अब तो जूते का और मूल्य भी बढ़ गया है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि टोपी है जो वो सम्मान का प्रतीक है, और जूता है जो वो ताकत का प्रतीक है। अगर मनुष्य के पास ताकत है, धन दौलत की वैसी ताकत है, तो वो अपने सामने पता नहीं कितने लोगों के जो सिर है वो झुका लेता है, मतलब टोपियाँ झुका लेता है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी यही बताना चाहते हैं कि आज के समाज में ताकत के बल पर बहुत सारे ईमानदार लोग भी नीचे झुक जाते हैं, और जो जूते वाला व्यक्ति है, मतलब ताकतवर व्यक्ति है, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। प्रेमचंद महान थे, कथाकार थे, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, मतलब युग को बदलने वाले कहलाते हैं। लेकिन उनकी बहुत विडंबना है कि उनके पास जूते भी खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि सरकार ने भी उनकी आर्थिक सहायता बहुत ही कम की थी। आगे देखिए, पर्दे का महत्व। लेखक कहता है कि मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है, किंतु नीचे से उसका तला फटा हुआ है। तला मतलब नीचे का जो बेस है जूते का वो फटा हुआ है, लेकिन अंगुली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। तो लेखक बता रहा है कि मेरा जूता ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसका तला है वो बिल्कुल फटा हुआ है, जिसके कारण मेरे पैर का तला है, जो स्किन है जो वो घिस रही है ज़मीन पे लग लग करके। प्रेमचंद पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मेरे लिए ये बिल्कुल सही है कि मेरा जूता ऊपर से नहीं फटा हुआ है, ताकि
देखने वालों को मेरा जूता है जो ऊपर से फटा हुआ दिखाई ही नहीं देगा, नीचे कौन देखता है कि तला घिसा हुआ है या नहीं घिसा हुआ है। तो यहाँ पर पर्दे की बात की मतलब छिपा सकते हैं हम इस तरीके से। लोग आडंबर के आवरण से वास्तविकता को ढकना चाहते हैं। कहना का मतलब यहाँ पर यह हुआ बच्चे कि आडंबर मतलब बाह्य दिखावा, इसके कारण लोग असलियत को ढक देते हैं, क्योंकि बाहरी दिखावा जो आजकल बहुत बढ़ गया है। जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्ति तब सच्चाई और सादगी की यथार्थता को छिपाना नहीं चाहता था। प्रेमचंद जी के अंदर यह आदत नहीं थी कि वो अपने व्यक्तित्व की सच्चाई है, सादगी है जो, उसको अपने यथार्थ से, असलियत से छिपा सकें। वो जैसे थे वैसे ही दिखाई देना चाहते थे। उनके अंदर अपनी गरीबी, अपने जो वो जूते फटे हुए हैं या कपड़े हैं उनके ऊपर पर्दा डालने की आदत बिल्कुल नहीं थी। वो असली जीवन जैसा जी रहे थे वो वैसा ही लोगों के सामने पेश हो रहे थे। वो अपने चेहरे पर कोई नकाब नहीं रखते थे, अपनी गरीबी को किसी पर्दे से ढकना नहीं चाहते थे। वो यही सोचते थे कि मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे दिखाई देना है। लेकिन आज के समाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, व्यंग्य मुस्कान। लेखक की व्यंग्य मुस्कान है जो, वो किस तरीके से है। लेखक प्रेमचंद के चेहरे की व्यंग्य मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाता कि मुस्कान है जो गोदान के होरी की है, अथवा पुस की रात के हल्कू की, अथवा कफन के माधो की। तो प्यारे बच्चे, जो ये बातें आ रही हैं गोदान के होरी, गोदान उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, और पूस की रात भी, और कफन है जो, ये एक बड़ी ही अच्छी कहानी रही है। इनमें प्रेमचंद जी ने जो समाज का वास्तविक चित्र था उनको अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आपको कभी समय मिले तो गोदान, पूस की रात, ये कफन, ये पढ़ना बहुत ही अच्छे हैं। पढ़ने से उस समय के समाज के बारे में पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा था। तो ये जो लेखक हैं, कवि हैं, ये हमें पिछले समाज के बारे में अपने शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ बता देते हैं। तो जब भी समय मिले तो ये जरूर पढ़ना। परंतु प्रेमचंद के चेहरे की यह व्यंग्य मुस्कान लेखक की हिम्मत को क्षीण कर देती है। लेखक हैं जो, वो जो हिम्मत दिखा रहे हैं प्रेमचंद जी के बारे में बताने की, उसको भी कमज़ोर कर देती है। क्योंकि जो प्रेमचंद जी हैं उनके मुख पर हल्की सी जो मुस्कान है, उनको देख करके लेखक सोच रही है कि ये मुस्कान है जो क्यों है, उसकी रात में हल्कू है जो उसके कारण है, या गोदान का जो होरी पात्र है उसके कारण है, या कफन कहानी का जो माधो है उसके कारण है। ये मुस्कान का कारण क्या है, ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। आगे देखिए, प्रेमचंद जी की कमज़ोरी। प्रेमचंद जी की क्या कमज़ोरी थी उसके बारे में लेखक ने बताया है। प्रेमचंद का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो किसी बुराई से समझौता करके अथवा उसे दृष्टि ओझल कर बगल से नहीं निकल सकते थे। मतलब वो किनारा नहीं करके निकलते थे। हम आप बहुत बार देखते हैं समाज में, गली मोहल्ले में कुछ गलत हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, ताकि हमें उससे क्या लेना देना, हमें कोई इससे लेना देना नहीं होता था। हम उसके बारे में ना जानने की कोशिश करते हैं ना कुछ। लेकिन प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। उनकी पर्सनैलिटी थी जो बहुत ही अच्छी थी। वो बुराई से समझौता ही नहीं कर पाते थे, वो उसका डटकर मुकाबला करते थे। उनके फटे जूते से निकली अंगुली उन घृणित चीज़ों की ओर संकेत कर रही है जिन्हें ठोकर मारते मारते जूता फट गया है। तो यहाँ हरिशंकर प्रसाई जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो लेखक का जूता फटा है वो ऐसे नहीं फटा है, जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं उनको ठोकर मारते मारते, मतलब उनको दूर करते करते उनका पैर का जूता फट गया। और वो उंगली है जो पैर से निकली हुई है, वो उस उंगली से इशारा कर रही हैं समाज में फैली हुई बुराइयों की तरफ। जो बाल विवाह है, सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, इन सारी बुराइयों की तरफ वो अपने हाथ की उंगली से इशारा नहीं कर रहे, अपने पैर की उंगली से इशारा कर रही हैं। क्योंकि ये प्रथाएं थी जो बहुत ही घृणित हैं, उनकी तरफ वो अपनी हाथ की उंगली करके उंगली को गंदा नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने
अपने पैर की उंगली का प्रयोग किया है। क्योंकि जो बुराइयां होती है ना, उन्हें हम ठोकर मारते हैं। तो ठोकर मारने का मतलब यहाँ पर वो प्रेमचंद जी ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, दूर करने का भरपूर प्रयास किया है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेमचंद जी के पैर की उंगली उनकी तरफ इशारा कर रही है, उन बुराइयों की तरफ इशारा कर रही है। आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद उन लोगों पर हंस रहे हैं जो बुराइयों से बचकर निकल जाते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो प्रेमचंद जी फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है हल्की सी, तो लेखक यह बता रहे हैं कि प्रेमचंद जी के चेहरे पर जो मुस्कान है वो उन लोगों के लिए है जो लोग बुराई को देखकर भी उसके साइड से निकल जाते हैं बच करके कि हमें क्या करना है, या फिर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लोग अंगुली ढकने के चक्कर में तलवों का नाश कर रहे हैं, वे चलेंगे किस प्रकार। तो ये पंक्ति बहुत ही अच्छी है। हरिशंकर परसाई जी ने ये अपने ऊपर कही है कि मेरा पैर का तला घिस रहा है, मतलब सड़क पर लग रहा है, तब उसमें पत्थर भी चुभ जाता है, खून भी आ जाता है, लेकिन मैंने अपने ऊपर से जूते को बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दिखावा मात्र करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपका पैर नीचे से सड़क पे लगने के बाद कट गया, छिल गया, तो उससे आपका नुकसान होगा, आप चल नहीं पाओगे। और अगर पैर का जूता फटा हुआ है, उसमें से सिर्फ उंगली दिखाई दे रही है, तो उंगली दिखने से कोई आपके पैर का नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी गहराई से हमें समझाने का प्रयास किया है। लेखक अंत में कहता है कि प्रेमचंद के फटे जूते की बात समझता है, अंगुली का संकेत समझता है, चेहरे की व्यंग्य मुस्कान को भी समझता है। उन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो देखी और ये सारा वर्णन उन्होंने फ़ोटो में से ही किया है। पूरा व्यंग्य है जो इस फ़ोटो को देखकर ही उन्होंने लिखा है। तो हर तरीके से फ़ोटो को उन्होंने ऑब्जर्व किया है और उस फ़ोटो के माध्यम से ही ये सारी बातें हैं जो उन्होंने बताई हैं। तो इसमें एक टीले शब्द का जिक्र हुआ है इसमें पाठ में कि टीला शब्द क्या है। जो टीला शब्द है वो समाज और धर्म के ठेकेदार, पंडित, पुरोहित, मौलवी, जमींदार और पूंजीपतियों, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास, बाल विवाह, अमीर गरीब, विधवा विवाह, अनमेल विवाह आदि सदियों से चले आ रहे ऐसी बुराइयां हैं, ऐसी कुप्रथाएं हैं जिनका विरोध करने के लिए लेखक हैं जो प्रेमचंद जी हैं वो लिख रहे हैं। तो यह टीले शब्द है जो इन सारी कुप्रथाओं के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये आपको व्यंग्य समझ में आया होगा अच्छे से। कहीं पर कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताना, समझ में ना आया हो तो अवश्य बताना। इसमें कुछ ऐसे मुहावरे आए हैं, पेपर में कई बार आ जाते हैं मुहावरे, तो मुहावरों को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। मुहावरों का अर्थ पूछ लिया जाता है कि इस मुहावरे का क्या अर्थ है। इसमें दृष्टि अटकना, कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अनायास पर्यटकों की दृष्टि अटक जाती है, मतलब नज़र ठहर जाना। रो पड़ना, बात बात पर रो पड़ना किसी समस्या का हल नहीं है। कुर्बान होना, न्यौछावर हो जाना, देश पर कुर्बान होने वालों का अभाव नहीं है। ताकीदे से बचना, उधार से बचना। तगादे से बचने के लिए कई बहाने बनाने पड़ेंगे। तगादा होता है उधार लेना किसी से। ठोकर मारना, अपमान करना, आती हुई लक्ष्मी को ठोकर मारना उचित नहीं है। और बगल से निकलना मतलब अनदेखा करके चले जाना। समस्याओं की बगल से निकलना प्रेमचंद जी नहीं जानते थे, वो उन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास करते थे। हौसले पस्त करना, हरा देना। हौसले पस्त करने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखो तभी तो कुछ काम बन सकेगा। तो ये हमारे कुछ मुहावरे थे मुख्य जो इस पाठ में आए हुए थे। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। स्वस्थ रहिए बच्चे, मस्त रहिए और पढ़ने में व्यस्त रहिए।